Welcome back to all of you in the direct indirect speech. Let us move in the part 2. As I promised you, in the part 2, we are going to learn something different which is very essential for your understanding. जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मायने रखता है. इस पार्ट 2 में हम पिछली बार जो सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे थे, इनको अलग अलग टेंसेस के हिसाब से वापस कवर करेंगे. जो भी टेंसेस बाकी रह गए थे आपके, उनको मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ. उसके पहले कुछ छोटी मोटी चीजें आपको मैं समझा देता हूँ. आमतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं हैव हैज, जिसके अंदर एक्शन भी हो सकती है या बिना एक्शन का सेंटेंस भी होता है जिसमें बीन आता है. फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे ओरली बोल देता हूं मैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट द स्पेस. ये हो गया आई हैव नो आइडिया अबाउट द स्पेस. लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, शायद अगर आपने ध्यान से सुना नहीं है तो इस सेंटेंस में हैव तो डाल दिया, लेकिन मैंने वर्ब 3 नहीं डाला. जैसे कि आपको प्ले, प्लेड, प्लेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ऐसा कोई शब्द नहीं था. मैंने सिर्फ इतना ही बोला आई हैव नो आइडिया. तो ये सेंटेंस एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का बन गया. लेकिन अगर हमें परफेक्ट टेंस में जाना है तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएंगे. अगर हम इसे परफेक्ट टेंस में ले जाना चाहते हैं तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, द मैन said to his family, his family. अब हम हर बार की तरह द मैन की जगह पे हम द सोल्जर डाल देते हैं. द सोल्जर said to his family. अब सेंटेंस जो उसने बोला है अपनी फैमिली को वो क्या था? द सोल्जर said to his family, इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, I have accomplished my task today. अब यहां पर हम थोड़ा सा एक एक करके नई नई चीजें सीखते जाएंगे. इस सेंटेंस में मैंने ये जो वर्ड डाला है टुडे, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको आपको बहुत ध्यान से समझेंगे, जिसका मैं कॉलम आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड प्लेस जब आता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनता है. जैसे कि यहाँ पर टुडे तो उसका दैट डे बन जाएगा. उसी तरह से अगर यस्टरडे होता तो क्या बनता, टुमारो होता तो क्या बनता, डे आफ्टर टुमारो होता तो क्या बनता, डे बिफोर यस्टरडे होता तो क्या होता, नेक्स्ट वीक होता तो क्या होता, लास्ट वीक होता तो क्या होता. इन शब्दों का इस्तेमाल हमें समझना होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट इस सेंटेंस के बाद एक कॉलम बता देता हूं. जो आपको लगे तो जितना फास्ट हो सकता है आप उसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर उसको नोट डाउन करके बाद में अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. इसका फिलहाल आंसर हम ट्राई करते हैं. ऊपर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि हैव प्लस वर्ब 3 अगर है, या हैज प्लस वर्ब 3 है, इसमें हैव भी है, accomplished ये वर्ब 3 भी है, या फिर आई हैव ब्रोकन माय हेड टुडे, ऐसा अगर होता तो ब्रोकन ये वर्ब 3 हुआ. तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, द सोल्जर टोल्ड हिज फैमिली. ये क्वेश्चन नहीं है, प्लेन सेंटेंस है, इसलिए टोल्ड का उपयोग कीजिएगा. द सोल्जर टोल्ड हिज फैमिली दैट. अब ये सोल्जर ने बात की थी इसलिए मैं इस आई का ही या शी जो भी आएगा, क्योंकि सोल्जर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. एग्री? सोल्जर कैन बी
मेल और फीमेल, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। ही और शी। अब इसमें आंसर चेंज करते वक्त हैव का हम जो बनाएंगे वो बनेगा हैड। कंपल्सरीली हैव का हैज नहीं बनाना है या हैज का हैव नहीं बनाना है, बल्कि हैव हैज दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में आया तो कंपल्सरीली हैड ही बनेगा। he or she had accomplished वैसा ही रहेगा वर्ब 3। अब my टास्क की जगह पे his टास्क या her टास्क, ये छोटी छोटी बातें हैं। ओके, my मतलब उस सोल्जर का टास्क। अब अगर वो मेल था तो his, अगर वो फीमेल थी तो her। उसके बाद आगे टास्क और फिर टुडे का दैट डे। बहुत सारे जन के दिमाग में ये आ जाता है द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे। इसका अलग कंसेप्ट है। टुमारो या यस्टरडे है तो वो डालेंगे हम, लेकिन टुडे है तो कंपल्सरीली दैट डे ही डालना है, दूसरा कोई वर्ड इसमें ऐड करना नहीं है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठता है, अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में होता सर तो आंसर क्या आता? यस नो टाइप होता तो क्या आता, और डब्ल्यूएच टाइप होता तो क्या आता? वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सेम सेंटेंस है, द सोल्जर said to his family। हम थोड़े से सेंटेंसेस को हल्के से चेंज करने का प्रयास करेंगे। हर बार एक जैसा सेंटेंस रखेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में हैव यू। अब यहाँ पर खास ध्यान रखिए, फैमिली से बात की तो इसका मतलब यू मतलब सब मेंबर्स आ जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर फूड। हो सकता है यहाँ पर हैव यू हैड योर फूड भी हो सकता था, हैव यू ईटन योर फूड भी हो सकता है। तीनों का मतलब एक जैसा ही होगा। वापस रिपीट करता हूं, हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू ईटन योर फूड, हैव यू हैड योर फूड। हैड का मतलब भी टेकन या ईटन के जैसा होता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रखे। उसके बाद सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और आपका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, उस पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है इसलिए आंसर में आस्क्ड आना बहुत जरूरी है। सो आंसर द सोल्जर asked his family क्वेश्चन यस नो टाइप का था। इसमें आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहां पर हम सबसे बेहतर है वेदर का उपयोग करें, WHETHER। वापस रिपीट करता हूं, यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर है जिसमें आंसर हाँ या ना दिया जा सकता है तो उसमें हम इफ या वेदर का उपयोग करते हैं। लेकिन पता नहीं कि इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो प्लीज करके उन सेंटेंसेस में वेदर का ही उपयोग करें। तो वापस बोलता हूं मैं आंसर, द सोल्जर आस्क्ड हिज फैमिली whether they had, have का had, taken their, THEIR लिखिएगा, THERE ना लिखे, उसका और इसका मीनिंग अलग है। THERE मतलब वहां पे और THEIR मतलब उनका या उनके, ऐसा बनता है। टेकन देयर फूड, तब जाकर आपका आंसर सही ढंग से बन पाएगा। यही चीज अगर आपका WH टाइप का क्वेश्चन होता तो क्या बनता, तो प्लीज करके उसको भी ध्यान में ले लीजिए। WH टाइप के सेंटेंस में कुछ इस तरह से होगा, सोल्जर को ही रखते हैं या फिर चेंज करना है तो कर सकते हैं आप आपके दिमाग के हिसाब से। द
the soldier said to his family. लगे तो हम क्वेश्चन भी बदल देते हैं, हर बार नया नया चीज अगर लेंगे इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। हैव या हैज डाल सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा है, किसी एक मेंबर को पूछा है या बहुत सारे जन को पूछा है। तो आंसर में हम जो भी डालेंगे वो उस वर्ड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि व्हेन ले लेते हैं एग्जांपल, व्हेन हैव यू arrived home back, आप लोग घर पे वापस कब आए, ऐसा उस सोल्जर ने अपनी फैमिली को सवाल पूछा है। तो आंसर में ध्यान से देखिएगा, द सोल्जर asked his family when, जैसे कि ऊपर वेदर डाला क्योंकि यस नो टाइप था, लेकिन इसमें अगर पहले से क्वेश्चन में व्हेन दिया है तो आप प्लीज करके व्हेन का व्हेन ही रखें। व्हेन दे, क्योंकि फैमिली है इसलिए दे आएगा। व्हेन हैव यू अराइव्ड, यू मतलब फैमिली के मेंबर्स थे, इसलिए हम व्हेन दे हैड, यहां पर बहुत सारे जन वापस वही गलती कर सकते हैं, व्हेन हैड दे नहीं, व्हेन दे हैड दे हैड में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव बन जाएगा अगर हम हैड को पहले लेंगे, और अगर दे को पहले लेंगे तो असर्टिव बनेगा। ये पहले क्लिप में भी मैंने समझाया और इसमें भी वही चीज समझा रहा हूं। व्हेन दे हैड अराइव्ड होम बैक और फुल स्टॉप दे दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन हैज का भी लेकर देखते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो भी निकल जाएगा। माय फादर या फिर कोई भी चीज हो सकती है, आई ले लेते लगे तो आई सेड, इसमें बहुत सारे जन को कंफ्यूजन हो सकता है, वो क्लियर कर लीजिएगा। आई सेड टू माय एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को, अगर छोटा होता तो यंगर होता, ये भी छोटी छोटी बातें, ये भी याद रखिएगा। आई सेड टू माय एल्डर ब्रदर, क्या कहा मैंने, ध्यान से समझिएगा, हैज का क्वेश्चन बना रहा हूं। आई सेड टू माय एल्डर ब्रदर, हैज योर फ्रेंड attacked the enemy has your friend attacked the enemy yesterday डाल देते हैं, क्या ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ने किया था कंफर्मली, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब इसका आंसर ध्यान से समझिएगा। I asked my elder brother, अब यहां से ध्यान से, इसमें अगर नहीं पता है कि क्या हुआ था तो वेदर डाल दीजिएगा, वेदर। अब उसने अपने एल्डर भाई को पूछा था, इसलिए मैंने अपने एल्डर भाई को पूछा, इसलिए मैं उसके बारे में लिखूंगा, वेदर हीज फ्रेंड, whether his friend
हैव हैज का हैड बनता है, तो इसलिए मैंने यहां पर वेदर हिज फ्रेंड हैड अटैक्ड द एनिमी। अब यहां पर यस्टरडे जब आएगा, द प्रीवियस डे ऐसा शब्द डालिएगा, द प्रीवियस डे। कभी कभी इसमें द डे बिफोर भी डाल सकते हैं, मैं वो भी लिख के रखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अटैक द एनिमी द डे बिफोर, ये बहुत ही कम जन यूज करते हैं, लेकिन काम था आपको बताना, वो बता दिया मैंने। इसी तरह से अगर ये WH टाइप का क्वेश्चन होता तो क्या होता, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा। एक ही टाइप का सवाल डाल रहा हूं मैं, तो उसमें समझने की कोशिश करना कि इसमें WH टाइप कैसे बदलता है। एक सिंगल सेंटेंस यूज कर रहा हूं मैं, छोटा सेंटेंस डालता हूं मैं। आर प्रिंसिपल स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, PLE ना डालें, PAL डालना है। आर प्रिंसिपल सेड टू अस। मैं हर सेंटेंस में कुछ नई नई चीजें, नई वर्ड्स ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं। WH टाइप का क्वेश्चन है, हैव हैज में से आप जो भी चाहते हो वो चुन सकते हो, लेकिन WH टाइप में मैं कोई भी एक वर्ड को यूज कर रहा हूं। यहाँ पे वेयर यूज कर लेता हूं, वेयर हैव। वापस बोलता हूं, आर प्रिंसिपल सेड टू अस, वेयर हैव यू kept your notebooks? Where have you kept your notebooks? Question mark, double inverted commas completed, and now see the answer. Our principal asked us where, क्योंकि WH वर्ड है, if और weather नहीं डालना है, where we, क्योंकि हम हैं, हम इसमें शामिल थे, इस कन्वर्सेशन में हम अपने आप को यस इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अस मतलब हम हैं, तो इसलिए we आएगा। where we had kept our notebooks। इसमें हम खुद होने की वजह से वहां पर मैंने वापस नोटबुक्स के पहले आर यूज किया हुआ है। तो इस तरह से इन सभी टेंसेस को आप एक एक करके यहाँ पर चेंज करके अगर देख लेते हैं तो सेंटेंसेस अपने आप में चेंज होते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए कि यही सेंटेंस आप सबसे पहले सेंटेंस में देख लीजिए, मैं क्या करने जा रहा हूं। आपका जो कॉलम दिया है ऊपर मैंने, इसमें अब मैंने वॉज वर्ड डाला था, जैसे हमने एमिजार का पहले क्लिप में किया था, सेम तरीके से वॉज वर्ड का भी हैड बन जाएगा। अगर सेंटेंस में डिड या वर्ब टू आता है तो उसका हैड प्लस वर्ब 3 बनेगा, और उसी तरह से एमिजार का अगर वर्ब आईएनजी आया, क्वेश्चन आया, तो आंसर वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। अब मैं यहां पर एक हल्का सा हैव की जगह पे, सब जगह पे हैड डाल देता हूं, तो देखिए क्या बनता है। I had accomplished my task today, यही आंसर बनता। The soldier told his family that he or she, इसमें टेंस बदलता नहीं है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, बनता है पास्ट परफेक्ट ही रहता है, कोई चेंजेस इसमें आते नहीं है। लेकिन गलती से इस हैड को मैं अगर हटा देता, I accomplished my task today, अगर ऐसा होता, मान लीजिए आप पहले से एकदम स्टॉप पर जो सेंटेंस है उस पर ध्यान दीजिए।
आई accomplished my task today, मैंने सिर्फ had को, have को, has को, तीनों को हटा दिया। आंसर देखिए क्या बनता। The soldier told his family that he or she had accomplished, ही बनता। क्यों सर? क्योंकि सेंटेंस जो है आपका वो सिंपल पास्ट टेंस का था, इसमें वर्ब टू accomplished दिया हुआ था, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लगे तो आप एक बार वापस कॉलम देख लीजिए, कॉलम में आपने खुद लिखा हुआ है, मैंने जो आपको समझाया उसके हिसाब से। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर डिड का कॉलम भी देख सकते हो, वर्ब टू का भी देख सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा कि सेंटेंस में आंसर हैड प्लस वर्ब 3 दिया था। तो इस तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को अपने हिसाब से क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो प्लेन सेंटेंसेस भी बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन ये पार्ट कंप्लीट करने के पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं, उस पर खास ध्यान रखिएगा। अगर वो पॉइंट्स आपने दिमाग में रख लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे कि अगला जो कॉलम था इसमें, इस पर खास ध्यान दीजिए। इसको लगे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, हो सके इसका पिक लेने के बाद आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चंस में अगर इन केस या सेंटेंसेस में विल शैल आया, जिसमें एक्शन वर्ब 1 में दी रहती है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वुड लिखा हुआ है। ये 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते हैं। विल और शैल का आपको बचपन से दिमाग में ये बताया गया कि विल का वुड, शैल का शुड बनता है, तो ये पहले दिमाग से हटा दीजिएगा। क्यों? अगर विल और शैल का सेंटेंस साधारण है, प्लेन सेंटेंस है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी कोई ना ड्यूटी निभा रहा है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, तो उस सेंटेंस में विल का तो वुड होगा ही होगा, लेकिन शैल का भी वुड होता है। ये चीज खास ध्यान में लीजिएगा। दूसरा देखिए, मैंने शैल का शुड भी दिया हुआ है, लेकिन कब वो भी मैं दोनों एग्जांपल देता हूं, आपको ध्यान में आ जाएंगे। आप लगे तो ग्रामर की जितनी भी किताबें उनमें से एक बार छान-वान करके देख लीजिएगा और मुझे एक सेंटेंस लाकर दीजिए कि जिसमें डायरेक्टली शैल का हर एक सेंटेंस में शुड दिया हुआ है। हाईली इम्पॉसिबल। मैं यूट्यूब के चैनल से आपको ये अब मेरी तरफ से कंफर्म डिटेल दे रहा हूं कि शैल का शुड डायरेक्टली बनता नहीं है। आप चाहे कितने भी बेस्ट से बेस्ट ग्रामर की बुक्स उठा लीजिए, उसमें से देखिए, मुझे एक सेंटेंस लाकर उसका स्क्रीनशॉट है या फिर जो भी कमेंट्स है उसमें बुक का नाम डालिए, मैं आपको उसकी क्लैरिटी देता हूं। अगर हुआ शैल का शुड तो कब होगा वो भी बता देता हूं। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है। तो कब होता है वो तब होगा जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हो। एक मजेदार सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर आपके समझ के लिए, तो उसमें ध्यान से समझिएगा कि क्या गड़बड़ होती है। एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें सही में जो मैं बता रहा हूं उसमें क्या गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए द हस्बैंड said to his wife, अब सेंटेंस देखो क्या है, आई शैल। अगर विल होता तो वुड बनने ही वाला है, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शैल है तो उसमें शैल का वुड क्यों बनता है यार? शैल का शुड कब बनता है वो दोनों समझा देता हूं। आई शैल विजिट ताजमहल, आई शैल विजिट ताजमहल। महल भी बोल सकते हैं। सवाल ये उठता है, हस्बैंड जब अपनी वाइफ को ये बता रहे थे कि मैं ताजमहल को विजिट करूंगा, तो इसमें कोई एंगल से मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी की कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको विजिट करना ही पड़ेगा वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें शैल दिया हुआ है, तो आंसर द हस्बैंड told his wife
his wife that he would, WOULD, compulsory, he would visit ताजमहल। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस डाल दूं कि जिसमें कोई व्यक्ति को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी किसी भी हाल में और वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है वो देख लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऊपर के सेंटेंस में देख लीजिए ध्यान से। The postmaster said, अब मान लो कि उन्होंने किसी को बोला नहीं है, और क्या बोले वो देख लीजिए। The postmaster said, I shall post these letters today itself। अब इसको पढ़ने के बाद कोई भी बता देगा कि ये तो उसकी ड्यूटी है सर, उसको करनी तो पड़ेगी, क्योंकि उसका काम ही पोस्टमास्टर का है, पोस्टमैन का है। वो लेटर देने का ही काम करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे, और ये जवाबदारी है। इसलिए इस सेंटेंस का आंसर जिसमें शैल है तो क्या बनता है ये समझिएगा। द पोस्टमास्टर सेड दैट, इसमें टोल्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें किसको बोला है वो नहीं पता, इसलिए आंसर में सेड दैट ही शुड पोस्ट these का those, he should post those letters today का that day, और itself का वैसा ही रहता है itself। तो शायद आपको अब पता चला होगा कि जब क्वेश्चन में विल होता तो वुड ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शैल का कभी कभी गलती से शुड तब बनता है जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हो, जो मैंने आपके कॉलम में क्लियर लिखा हुआ है स्टार डाल के। When the doer shows his or her duty or responsibility, सिर्फ तब शैल का शुड बनेगा, वरना बाकी सब सेंटेंसेस में शैल का वुड ही रहेगा। उसी तरह से आप इनके क्वेश्चंस भी अगर देखते हैं, इंट्रोगेटिव भी देखते हैं, तो उनमें भी यही चीज याद रखिएगा और इस तरह से कुछ चीजें समझ लीजिएगा। कैन का कुड बनेगा, मे का माइट बनेगा, मस्ट का मस्ट रहता है, हैव टू का हैड, यूज्ड टू का यूज्ड टू, और लास्ट में ऑट टू का ऑट टू, या रेयर केसेस में नीड टू। आपका लास्ट कॉलम आज के लिए है, वो भी बता देता हूं मैं, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आने चाहिए उसको ध्यान से समझिएगा। अगर वो चेंजेस आपने समझ लिए तो काफी अच्छा रहेगा, जो एंड में इस क्लिप में आपको बताना चाहूंगा। आमतौर पे क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ आता है तो हम उसका देन बनाते हैं, टुडे है तो दैट डे बनाते हैं, दिस आफ्टरनून है तो दैट आफ्टरनून बनाएंगे, टू नाइट आज रात को ऐसा लिखा हुआ है तो दैट नाइट बन जाएगा। अगर गलती से टुमारो दिया है तो द फॉलोइंग डे भी बनता है और कुछ में द नेक्स्ट डे भी बनता है, द डालना भूलिएगा मत। यस्टरडे दिया होता तो उस सेंटेंस में द डे बिफोर या तो फिर द प्रीवियस डे, जो मैंने आपको क्लिप में समझाया भी, टाइप करके दिया भी। उसी तरह से अगर नेक्स्ट वीक होता तो द फॉलोइंग वीक आएगा, लास्ट वीक होता द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक होता। अब इसके आगे इसमें सबसे बड़ी बात जहां पर गड़बड़ होती है, लास्ट वीक के बाद तो ध्यान में आएगा, यहां पर खास ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर ऐसा सेंटेंस में दिया है हियर तो उसका बनेगा देयर, नाउ का देन। अब लास्ट 2 पॉइंट्स में देख लीजिएगा ध्यान से,
डे बिफोर यस्टरडे अगर दिया है तो बहुत सारे जन इसका है ना बड़ा भयंकर आंसर लिखते हैं, जैसे कि द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ऐसा विद्रूप आंसर ना बनाए, कृपया करके इसको 2 days बिफोर या 2 days अर्लियर ऐसा आंसर में लिखना होता है। और यही चीज अगर डे आफ्टर टुमारो अगर दिया होता तो उसमें आंसर 2 days लेटर, बिफोर और लेटर इन शब्दों का इस्तेमाल करें। कृपया करके इसको द डे आफ्टर द फॉलोइंग डे या द डे बिफोर द ऐसा कुछ भयंकर आंसर ना डालें। आशा रखता हूं कि इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अगले पड़ाव में पार्ट 3 में ध्यान से एग्जांपल्स के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप आपके डाउट्स आप मेरे कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आशा रखता हूँ कि थर्ड पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने आएगा और उसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में इतना ही कहूंगा, जो बार बार यूट्यूबर्स कहते हैं, हो सके तो चैनल को अच्छा लगे तो ही करना सब्सक्राइब। Thank you very much and have a nice day.